नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने के लिए 3 शर्तें रखी हैं और इनमें से एक है कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। यह संभव नहीं है क्योंकि अगर ट्रंप ने यह शर्त मान भी ली तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कहीं के नहीं रहेंगे और नेतन्याहू भी ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। इस युद्ध का भविष्य ईरान के साथ नहीं तय होगा तो केवल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, और नेतन्याहू कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध रुक जाए। जिस तरह से तेल के टैंकरों और रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, अब युद्ध रुक भी गया तो इन सब को वापसी के रास्ते पर लाने में कई महीने लग जाएंगे। ईरान समंदर के नीचे माइंस बिछा रहा है, इस पर खूब रिपोर्टिंग हो रही है और जो B-2 बम वर्षक विमान कवरेज से गायब था अब सीन में आने लगा है। अपनी दहशतों को संभाल कर रखिए। ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी हैवानियत के घोड़े खोल दिए हैं। 13 दिन में ट्रंप युद्ध को लेकर अल से लेकर बल तक, आएं से लेकर बाएं तक 72 बयान दे चुके हैं। लेकिन आपने नहीं सुना होगा नेतन्याहू युद्ध को लेकर बेचैन हैं या नहीं, खत्म भी करना चाहते हैं या नहीं। गजा पर 2 साल तक रोज बम गिराने वाले नेतन्याहू की चुप्पी को नोट कीजिए कि यह आदमी युद्ध को लेकर कहां तक सोच सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के बाद इटली की प्रधानमंत्री ने क्यों खुद को युद्ध से अलग कर लिया और स्पेन ने कैसे हिम्मत दिखाई अमेरिका की निंदा करने की। ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा मंत्री ने कहा है तेल की सप्लाई बचाने के लिए कुछ दिनों तक गंदे तेलों का इस्तेमाल करेंगे। क्या भारत में नाले के पानी की किस्मत जाग सकती है? मैंने तो केवल मजाक किया, मगर इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी से आप पूछ सकते हैं। इन सभी बातों को आगे विस्तार से बताने के लिए हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध को लेकर आने वाली खबरों को जोड़ रहे हैं ताकि आपके सामने एक रिकॉर्ड रहे कि जिस युद्ध की आग आपके घरों तक पहुंच गई है, उस युद्ध को छेड़ने वाले पूरे मौज में हैं। आप सिलेंडर लेकर लाइन में भागे जा रहे हैं और ट्रंप डायलॉग पर डायलॉग बोलकर ताली बजवा रहे हैं। उनकी महफिलों में रत जगह है और आपकी दिहाड़ी पर आफत है। युद्ध का यही पैमाना नहीं कि कच्चे तेल का भाव $101 प्रति बैरल हो गया और शेयर बाजार में लाखों करोड़ डूब गए। मीडिया ने हमारी कल्पनाओं से युद्ध के उस विनाश को गायब कर दिया जिसमें बम गिरने से लाशों की ढेर लग जाती है, इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं, परिवार के परिवार गायब हो जाते हैं। इस तरह के विमानों का कवरेज है जिनके B-1, B-2 नाम होते हैं, जिनमें लादी जा रही मिसाइलें अब दहशत पैदा नहीं करती कि जहां गिरेंगी वहां कौन कौन मरने वाला है, किसका घर मकान उजड़ने वाला है। ब्रिटेन के सैनिक अड्डे पर अमेरिका के इस बमवर्षक विमान में बम लादे जा रहे हैं। एक B-2 बॉम्बर में 24 मिसाइलें आ सकती हैं। इस तरह की जानकारी लेकर आप क्या करेंगे पता नहीं। क्या इनकी तुलना कल सुबह के लिए 2 दर्जन अंडों का ऑर्डर करने से कर सकते हैं? हमारी रसोई के जैसे ये लोग अपने विमानों में विनाश की रसद भरते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। पिछले साल जून में इसी B-2 बॉम्बर ने ईरान के बंकरों को नष्ट किया। इस बार भी इसे काम पर लगाया गया है और अमेरिका के प्रेस सचिव के अनुसार 2000 पाउंड बम से हमला किया जा चुका है। इस विमान का वीडियो देखकर आप हैरान होंगे, जोश से भर भी सकते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं, मीडिया, सोशल मीडिया ने आपको इसी तरह से युद्ध देखना सिखा दिया है। युद्ध के साथ साथ एक ही कारोबार है जो फलता फूलता जाता है, वह है देखने और बताने का कारोबार जिसे आप मीडिया कहते हैं। जिस सैनिक अड्डे से B-2 बॉम्बर उड़ने की तैयारी कर रहा है वह दक्षिणी मध्य ब्रिटेन के फेयरफोर्ड इलाके में है। बॉम्बर को लंबा रनवे चाहिए होता है और यह ब्रिटेन के सबसे लंबे रनवे में से एक है। यह ठीक है कि हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि आप इसका करेंगे क्या। मरना तो इंसान को है, स्कूल अस्पतालों को नष्ट होना है, तो रनवे कितना लंबा है इससे जानकर आपका क्या भला होगा। अल जजीरा ने कहां कितने मरे हैं इसका एक चार्ट बनाया है। मरने वाले कौन थे नहीं बताया है, लेकिन अगर नंबर से फर्क पड़ता है तो देखिए कि ईरान में 1300 से अधिक लोग मरे, मगर कमजोर लेबनान पर इसराइल ने कहर बरपा दिया। 500 से अधिक लोग मरे। 8 लाख लोग लेबनान में विस्थापित हो चुके हैं। 1.25 लाख लोग 600 से कम कलेक्टिव शेल्टर में जी रहे हैं। महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ अपराध का खतरा बढ़ने लगा है।
बेरूत के पूरे पूरे मोहल्ले बर्बाद कर दिए गए। लेबनान का मामला मीडिया के सीन से गायब है। युद्ध के कवरेज को देखने का यह मतलब नहीं कि आप युद्ध के विनाश को महसूस करना बंद कर दें। तेल के टैंकरों के उड़ जाने से, एलपीजी की सप्लाई रुक जाने से, गैस का जो संकट आया है उसके कारण कितने लोगों की दुकानें बंद हो गईं, इसकी गिनती अभी तक नहीं आई और आएगी भी नहीं। शादियों में खाना भी नहीं बनेगा। हो सकता है मेहमानों को घर से लंच बॉक्स लेकर शादी में जाना पड़े। जैसे यहां ट्रंप जब ईरान से जीतने की बात कर रहे हैं तो सभा में मौजूद जनता तालियां बजा रही है। टीवी के कवरेज ने युद्ध की संवेदनशीलता को आज नहीं बल्कि कई दशकों के कवरेज से खत्म किया है। तब जाकर ये लोग इस काबिल हो पाए कि पूरी दुनिया को युद्ध में झोंककर बच्चियों के स्कूलों पर बम गिराकर ट्रंप के पीछे तालियां बजा रहे हैं। Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. एक शायर आपसे दाद पाने के लिए उम्दा शेर लिखने में दशकों लगा देता है और एक नेता आपसे दाद पाने के लिए बस किसी शहर पर बम गिरा देता है। फिर भी अमेरिका की जनता युद्ध का विरोध कर रही है, सवाल कर रही है। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ट्रंप की लोकप्रियता सरकती जा रही है। एक नए सर्वे के अनुसार 52% लोग युद्ध के विरोध में हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है कि अमेरिका के खुफिया विभाग का मानना है कि ईरान के जिस रिजीम को अमेरिका और इसराइल नष्ट करना चाहते थे उसे कोई खतरा नहीं। मुज्तबा अभी तक पब्लिक में नहीं आए, लेकिन ईरान यह भी दिखा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई के समर्थन में हर दिन लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। यह वीडियो अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया, दावा कर रहा है उसके हथियार ईरान की ताकत को खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इसराइल की सेना भी वीडियो जारी करती है, ईरान का ये तबाह कर दिया, वो कर दिया। ईरान अपनी मिसाइल के वीडियो जारी करता रहता है और उसका मीडिया इसराइल में पुराने हमलों के नुकसान के वीडियो को अभी का बताकर जारी कर देता है। आम लोगों के इंटरनेट पर पाबंदियां हैं। इसराइल ने मीडिया पर सेंसर किया है। ईरान सिर्फ CNN को आने की अनुमति देता है, इसलिए मीडिया वॉर अब सेनाएं लड़ रही हैं। युद्ध की प्रेस कवरेज यही बनकर रह गई है। जो सेनाएं जारी करेंगी, प्रेस रिलीज को खबर बना दिया जाएगा, एडिट किए हुए वीडियो को ग्राउंड रिपोर्ट की तरह पेश किया जाएगा। बम गिर रहे हैं मगर कोई जीत भी नहीं रहा। ट्रंप बेफिक्र हैं, कल क्या कहा याद नहीं और आज क्या कहा उससे वास्ता नहीं। कह दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल के जहाज अब गुजर सकते हैं। Now that tankers are being attacked in the Strait of Hormuz, how are you going to ensure the safety of oil flowing through there? I think you're going to see great safety, and it's going to be very, very quickly. We have decimated that country. Are you talking to CEOs of various oil companies, encouraging them to use the Strait of Hormuz right now? I think they should. I think they should use. ट्रंप के इस बयान के बाद होर्मुज से तेल के कुछ जहाज गुजरने लगे। दो ऐसे जहाज थे, सेफ सी विष्णु और ज़ेफायरस। दोनों जहाज इराक से तेल लेकर आ रहे थे। हमला इराक के पानी में ही हो गया। इस हमले को सुसाइड बोट अटैक कहा जा रहा है, यानी बम से भरी नाव जहाज से टकरा गई और आग लग गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इन हमलों के बाद 3 और विदेशी जहाजों पर बमबारी की खबर आई है। एक हमला दुबई के पास एक कंटेनर शिप पर हुआ, जहाज पर आग लग गई है। क्रू के सही सलामत होने की खबर है। 28 फरवरी के बाद से होर्मुज से केवल 66 जहाज पार कर पाए हैं। ईरान का होर्मुज पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। वो अब तक 16 जहाजों पर हमले कर चुका है। होर्मुज के दोनों तरफ 500 कार्गो जहाज, 500 ऑयल टैंकर और 6 क्रूज शिप फंसे हुए हैं। इन जहाजों का बीमा बिल बढ़ता जा रहा है। गार्डियन अखबार ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हर जहाज का बीमा रेट कई हजार डॉलर बढ़ गया है। 11 मार्च को थाईलैंड के जहाज मयूरी नारी पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इसकी जिम्मेदारी ईरान ने ली। कहा जहाज के क्रू ने हमारी चेतावनी नहीं मानी, इसलिए हमला किया। थाईलैंड का यह जहाज भारत आ रहा था। भारत ने भी हमले की निंदा की।
थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ईरान के दूतावास के अधिकारियों को इस मामले पर बातचीत के लिए बुलाया है। इस घटना के सामने आने से पहले यह खबर आई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री आरागची से बात की और एक दूसरे से संपर्क में रहने का फैसला हुआ। फिर एक खबर और आई कि ईरान ने इजाजत दे दी है कि अगर तेल के जहाज पर भारत का झंडा लगा होगा तो उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। ऐसा होता है तो यह भारत के लिए राहत भरी खबर होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही इस खबर को सूत्र ही गलत बताने लगे। एक लाइन में रॉयटर्स की खबर कहती है भारतीय सूत्रों ने कहा ईरान ने अनुमति दे दी है। दूसरी लाइन में उसी रॉयटर्स की खबर कहती है ईरान के सूत्र ने कहा ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। भारत में विदेश मंत्रालय और ईरान के दूतावास ने इस खबर पर कोई टिप्पणी नहीं की। तब भी यह रिपोर्ट हो रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब्बास अरागची की बातचीत के बाद भारत के 2 जहाजों परिमल और पुष्पक को होर्मुज से निकलने की अनुमति दी गई है। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि दोनों जहाजों ने होर्मुज का स्ट्रेट पार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। भारत सरकार ही इसका साफ साफ जवाब दे सकती है कि ईरान ने अनुमति दी है या नहीं। उम्मीद है आप धीरज के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। अलग अलग घटनाएं अपने आप एक दूसरे से जुड़ रही हैं और आपकी रसोई भी इनके साथ जुड़ती जा रही है। तेल से भरे एक जहाज के ईरान से मुंबई पोर्ट आने की खबर है। बताया जा रहा है यह पहला जहाज है जो होर्मुज पार कर भारत आ सका है, लेकिन इसे लेकर जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। होर्मुज से मुंबई आने वाले शेनलॉग सुएजमैक्स जहाज को गोदी मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाने लगे हैं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के अभिमन्यु कुलकर्णी की रिपोर्ट कहती है लाइबेरिया के इस जहाज ने पार करने के लिए अलग ही विकल्प चुना। भारतीय, पाकिस्तानी और फिलिपीनी क्रू मेंबर्स के इस जहाज के कप्तान भारतीय हैं। 1 मार्च को सऊदी की रास तनूरा रिफाइनरी से निकले इस जहाज ने 8 मार्च तक सिग्नल प्रसारित किया, इसके बाद बंद कर दिया। सभी मॉनिटरिंग सिस्टम से गायब हो गया। रिपोर्ट में लिखा है ऐसा होर्मुज के असुरक्षित इलाके से निकलने के दौरान किया गया। लिखा है जहाज डिटेक्ट ना हो इसलिए डार्क मोड में चला गया। अगर जहाज सुरक्षित आ सकता था तो सवाल उठता है अपना ट्रांसपॉन्डर यानी रेडियो सिस्टम बंद करने की क्या जरूरत थी? क्या अलग अलग मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी खुद से इस बारे में बताएंगे? क्योंकि वहां पहले दिन सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी गई थी। अब एक अलग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइन बिछा रहा है, इसे लेकर सबके होश उड़े हुए हैं। CNN से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस पर विश्लेषण छप रहे हैं। 11 मार्च को ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जिन जहाजों के जरिए होर्मुज के पानी में माइन बिछा रहा था उसके ऐसे 28 जहाजों को नष्ट कर दिया, जबकि सेंटकॉम ने सेंट्रल कमांड ने एक दिन पहले 16 जहाजों को नष्ट करने की पुष्टि की थी। उसी दिन रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में दर्जन भर माइन लगाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि समुद्री माइन एक साधारण सा हथियार है जिससे ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में माइन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। महम 1 नाम की समुद्री माइन को 1 मीटर पानी में लगाया जा सकता है। इन्हें चेन से बांधा जाता है या समुद्र के फर्श से बांध दिया जाता है। इनके जरिए 120 किलो विस्फोटक का धमाका होता है। एक ही धमाके में पूरा जहाज उड़ सकता है। ईरान ने इस तरह की माइन को 1980 के दशक में विकसित कर लिया था, जब इराक के साथ उसका लंबा युद्ध चला। उस युद्ध को टैंकर वॉर भी कहा जाता है क्योंकि तेल के टैंकरों पर खास तौर से हमले किए जा रहे थे। अमेरिका माइंस को लेकर काफी परेशान है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका की नौसेना को सबसे ज्यादा नुकसान समुद्री माइंस से ही हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मछुआरों की नाव में बैठकर गोताखोर माइन लगा आते हैं। इसके अलावा ऐसे टाइम बम भी होते हैं जो गोताखोर जहाज के सामने वाले हिस्से पर चिपका देते हैं।
ईरान इनका भी इस्तेमाल करता है। CNN ने रिपोर्ट किया है पिछले सितंबर में अमेरिका ने माइन को डिटेक्ट करने के लिए और ध्वस्त करने वाले अपने 4 खास जहाजों को डिकमीशन कर दिया, जिसके बाद से फारस की खाड़ी में माइंस को निरस्त करने की उसकी क्षमता कमजोर हो गई। ईरान कई बार कह चुका है तेल का दाम $200 तक भी पहुंच सकता है, इसके लिए दुनिया तैयार रहे। आज कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया। उस दिन चढ़ा जिस दिन खबर आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने तय किया कि अपने अपने इमरजेंसी भंडार से कुल 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकालेंगे। इससे यह मैसेज चला गया कि लगता है युद्ध लंबा खींचेगा और इमरजेंसी सप्लाई के भरोसे कब तक इस नुकसान की भरपाई होगी जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से हर दिन हो रही है। यूरोप के बाजारों के खुलने से उसके पहले से विश्लेषण आने लग जाते हैं कि गिरने वाला है। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में मार्केट 1% गिर गया। मार्च के महीने में 6% गिर चुका है। ऑस्ट्रेलिया से दूर इराक ने तेल के पोर्ट बंद कर दिए हैं। तेल के ठिकानों पर हमले की कोशिश अभी भी जारी है। 12 मार्च की सुबह सऊदी अरब की शाइबा ऑयल फील्ड पर 3 बार हमले की कोशिश हुई। रक्षा मंत्रालय ने 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया और नष्ट किया। ओमान की घटना चिंताजनक है। यहां सलाला पोर्ट पर रखे हुए ईंधन के स्टोरेज टैंकों पर हमला हो गया। जो लोग होर्मुज से तेल नहीं ले जा पा रहे थे उनकी कोशिश थी कि किसी तरह ओमान से ले जाएं, लेकिन इस हमले से स्थिति नाजुक हो गई। कई हमलों को इंटरसेप्ट करने के बावजूद कुछ ड्रोन हमले कामयाब हो जा रहे हैं और तेल के 2 टैंकरों में बड़ी आग लगी है। ईरान अपनी तरफ से कह रहा है यह हमला संदेहास्पद है, उसकी सरकार ने इस हमले की इजाजत नहीं दी। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं क्या ईरान की सैन्य क्षमताओं के बीच ऑर्डर जारी करने की व्यवस्था बिगड़ रही है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा ड्रोन उनकी जमीन से लॉन्च नहीं हुआ, हम जांच कर रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने ओमान के सुल्तान से बात की, कहा कि इस हमले की जांच होगी। बातचीत में ओमान ने अपनी तटस्थ पोजीशन का वादा किया लेकिन हमलों की निंदा की है। ईरान की 2 सेनाओं के बीच तालमेल रखने वाली संस्था ने इशारा किया है कि मुमकिन है यह हमला किसी और ने किया हो, लेकिन ईरान को जिम्मेदार दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आज सुबह यूएई पर ड्रोन से हमला हुआ। इराक के अरक इलाके में भी एक शहर पर हमला हुआ है। इस इंडस्ट्रियल इलाके में 6 ठिकानों पर हमला हुआ। यहां पर एक परमाणु कॉम्प्लेक्स भी है जिस पर इसराइल पहले हमला कर चुका है। इराक के कुर्दिस्तान में इटली के सैन्य ठिकाने पर मिसाइलों से हमला हुआ। कुवैत में एक ड्रोन के इंटरसेप्ट होने के बाद उसके मलबे ने बिजली की 6 ट्रांसमिशन लाइनों को आउट ऑफ सर्विस कर दिया। कुवैत में एक ड्रोन की रिहायशी इमारत पर हमले की भी खबर है। ईरान ने दावा किया कुवैत में अमेरिका के बेस पर हमला हुआ है। इसराइल पर हो रहे हमलों को लेकर काफी सीमित जानकारी है। ईरान ने कहा कि उसने तेल अवीव में इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत और वायुसेना के 2 अड्डों पर ड्रोन से हमला किया है। इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में करीब 180 लोग ईरान के हमलों में घायल हुए। अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ईरान से और हमले की आशंका है। दुबई की एक इमारत क्रीक हार्बर पर ड्रोन का हमला हुआ। यह रिहायशी इमारत है। इसके एक फ्लैट में आग लगी। इंटरनेट पर हमने इसके फ्लैट का दाम देखा तो 5 करोड़ से कम कुछ भी नहीं मिला। युद्ध को 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दुबई अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिस तरह से हथियार बन गया है, उसी तरह उसने दुबई को भी टारगेट बनाया है। शायद ईरान को पता हो कि दुबई में दुनिया भर के अमीरों के ठिकाने हैं। उनके पैसे से दुबई चमकती है। कोई ऐसा दिन नहीं जब दुबई पर हमले की खबर नहीं आती। भले मिसाइलों को नाकाम कर दिया जाता है, तब भी कभी कभी मिसाइलें जमीन पर पहुंच जाती हैं। ईरान का मतलब साफ है, इसराइल की जगह खाड़ी के देशों पर और खाड़ी के देशों में दुबई पर बार बार मिसाइलों से हमला। अगर दुबई को डरा दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तो एक साथ कई देशों को नुकसान पहुंच सकता है। दुबई पर जब चोट होगी तो दर्द अमीरों की जेब में होगा। अमीर लोग दिल के दर्द से परेशान नहीं होते, उन्हें चुभन जेब में होती है। दुबई के बैंक भी खाली कराए गए हैं। इसराइल ने तेहरान के एक बैंक पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने कहा अब वह भी बैंकों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है और उसने चेतावनी दी कि बैंक से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले सतर्क हो जाएं। ईरान के विदेश मंत्री
अरागची ने कहा कि ईरान के सबसे पुराने बैंक पर उस समय बम गिराया गया जब वहां सारे कर्मचारी काम कर रहे थे। हमारी शक्तिशाली वायुसेना इस तरह के हमले का बदला लेगी। जाहिर है खाड़ी के देशों के बैंकों में आशंका फैल गई होगी कि उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके बाद खबर आती है कि कतर में एचएसबीसी ने अपने सारे ब्रांच बंद कर दिए। एचएसबीसी ने रॉयटर्स से कहा अपने सहयोगियों और ग्राहकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। रॉयटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने दुबई के अपने ब्रांच को खाली कर दिया है। तो कितनी सारी खबरें रेलगाड़ी की रफ्तार से दनादन चली आ रही हैं। बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास धमाके हुए। 12 मार्च को बहरीन के खुफिया मंत्रालय ने 4 लोगों को ईरान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ट्रंप ने भी कहा है कि उन्हें बताया गया है कि ईरान के स्लीपर सेल उनके तंत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो मोसाद को लेकर खबरें आती थीं कि उनके स्लीपर सेल यहां घुस गए, वहां घुस गए, मगर अब ईरान के स्लीपर सेल की भी खबरें आने लगी। And if they try to hit us back, have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the U.S. right now? I have been, and a lot of people came in through Biden with this stupid open border. But we know where most of them are. We've got our eye on all of them, I think. अमेरिका ने कहा है कि ईरान का एयर डिफेंस नष्ट हो चुका है। वो पहले के मुकाबले 90% कम मिसाइलें मार रहा है। दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है यही हमारी स्ट्रेटेजी थी कि पहले अमेरिका के रेडार सिस्टम को नष्ट करेंगे, उसके बाद जो चाहे हमला करेंगे। अमेरिका क्या कह रहा है उसे नोट कीजिए, पता चलेगा अमेरिका कहां खड़ा है। अमेरिका जरूर बेतहाशा बमबारी कर रहा है, ईरान को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन तब भी उसके बयानों से लगता है कि 13वें दिन भी ईरान टिका हुआ है और मुकाबला कर रहा है। चीन ने खाड़ी के देशों पर हमला करने के लिए ईरान की निंदा की है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इस्राइल की भी निंदा की है। ये जॉर्जिया मेलोनी है जिनकी राजनीति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति से मेल खाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी किताब की भूमिका लिखी है। इनमें पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई। मेलोनी ने कहा इटली युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और ना ले रहा है। इटली में एक सर्वे हुआ, 70% लोग नहीं चाहते अमेरिका इटली की जमीन पर बने सैनिक अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर बम गिराने के लिए करे। इटली ने ईरान के स्कूल पर बम गिराए जाने की घटना की भी निंदा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने भी कहा युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इन दोनों से अलग हैं। इन्होंने ट्रंप को युद्ध का अपराधी कह दिया और इसराइल से अपने राजदूत को स्थायी तौर पर बुला लिया है। स्पेन और इटली दोनों ही नेटो के सदस्य हैं। सऊदी के साथ अमेरिका का रक्षा समझौता है, मगर सऊदी भी युद्ध में शामिल नहीं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने रूस पाकिस्तान से बात की है, शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता जाहिर की है। कहा है युद्ध को खत्म करने का एक ही तरीका है, इसराइल और अमेरिका ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार कर लें, उसके नुकसान का हर्जाना दें और आगे हमला नहीं करने की गारंटी दें। पेजेश्कियां ओमान के सुल्तान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और इराक के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्कियां के बीच फोन पर बातचीत की खबर नहीं आई। मेरे पास एक सवाल है, भारत के लोगों की दिलचस्पी किस में होगी? सिलेंडर कितना महंगा हुआ या पिछले 6 दिनों में अमेरिका का इस युद्ध में कितना खर्चा हो गया? ऐसी खबरों का आप क्या करेंगे कि 11 अरब डॉलर से अधिक अमेरिका का खर्चा हो गया है? क्या इससे गैस के सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे? सिलेंडर मिलने लग जाएगा? अगर आप स्टॉक मार्केट का हाल जानना चाहते हैं, फिलहाल मत जानिए। भारत के शेयर बाजारों का हाल बुरा है, 2 दिन से गिरा जा रहा है। बाकी देशों के शेयर बाजार भी धड़ाम धड़ाम कर रहे हैं। बाजार वापस आ जाता है, लेकिन भारत का सेंसेक्स 1 दिसंबर 2025 को 86,159 के पार गया। यह ऑल टाइम हाई माना जाता है। वहां से सेंसेक्स 9,787 अंक दिन के एक वक्त तक नीचे आ चुका था। एक सवाल का जवाब क्या आप दे सकते हैं? कमेंट में दीजिएगा। खाड़ी के 1 करोड़ से अधिक भारतीय का हाल क्या है? खाड़ी के देशों पर हमला हो रहा है, उनकी हालत को लेकर कोई रिपोर्टिंग भी हो रही है। क्या आप कोई रिपोर्ट देख पा रहे हैं? इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। हमारा वीडियो देखते रहिएगा और पड़ोसियों को भी दिखाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।